हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ समाकलन इंटीग्रेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स में जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती है उनमें हमेशा कहीं ना कहीं ये समाकलन काम आता रहता है। और इसका पिछला टॉपिक मैंने आपको अवकलन का पढ़ाया था। तो अवकलन और समाकलन दोनों मिलकर हमें फिजिक्स में बहुत हेल्प करते हैं, पर दोनों हैं बहुत एंटी एक दूसरे के। समाकलन अवकलन के अपोजिट काम करता है, ठीक है ना। अवकलन क्या करता है? तोड़ने की प्रक्रिया करता है। मैं समझाऊंगा आपको जब मैं अवकलन का ज्यामिति अर्थ बताऊंगा आपको। तो अवकलन तोड़ने की प्रक्रिया करता है और समाकलन जोड़ने की प्रक्रिया करता है। तो दोनों चीज़ें भी हम समझेंगे जब हम इनके ज्यामिति अर्थ पढ़ेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर समाकलन कैसे होता है इस बात को समझते हैं। तो देखो, समाकलन दो प्रकार के होते हैं। समाकलन यहाँ पर अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन लिखा हुआ है। अनिश्चित समाकलन इंडेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। निश्चित समाकलन उसको मैं बाद में लूँगा, पहले हम अनिश्चित समाकलन यहाँ पर समझेंगे। तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अब ये विपरीत प्रक्रिया कैसे है इसको अपन समझते हैं, ठीक है ना। अगर आपने अवकलन का वीडियो नहीं देखा है तो अवकलन का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बिना अवकलन को ढंग से समझे समाकलन भी हमें ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद आपके लिए समाकलन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो देखो हमने पढ़ा है अवकलन में कि जब हम अवकलन करते हैं एक्स स्क्वायर का, एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको। इस कथन को अपन समझ रहे हैं कि समाकलन किस प्रकार से अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो एक्स स्क्वायर का हमने अवकलन किया है, तो हमने प्राप्त किया था 2x। आपको याद होगा, इसके लिए हमने एक्स की पावर n का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो इसका मान 2x आएगा, ठीक है ना। अब मान लो, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन किया अपन ने यहाँ पर अवकलन, ठीक है ना, ये अवकलन अपन ने किया तो हमें 2x मिला। तो अगर आप 2x का समाकलन करेंगे, 2x का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट है। एक्स स्क्वायर का अवकलन करने से हमें 2x मिलता है और 2x का समाकलन करने से हमें वापस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब हमारा फंक्शन हमें वापस प्राप्त हो जाएगा। तो उसको कैसे बताएंगे अपन? देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन का इस तरह का निशान होता है। जो एस होता है, इसको थोड़ा सा आप खींच दो, थोड़ा लंबा कर दो उसको खींच के, तो ये इंटीग्रेशन का निशान होता है। और इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे? 2x का, ठीक है ना। 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको हम नीचे दिखाते हैं कि भाई dx का मतलब है x के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का अवकलन हो रहा है। ऐसे समाकलन भी जिसके सापेक्ष होता है हमें दिखाना पड़ता है। तो हमें 2x का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो हम इसके साथ गुणा में dx दिखाएंगे। ये इसका मेथड है। और हम जानते हैं कि 2x का समाकलन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इसमें हमने देखो यहाँ पर साथ में प्लस सी जोड़ा है। ये प्लस सी अनिश्चित समाकलन में जोड़ा जाता है। इसका कुछ रीजन होता है, उस रीजन की व्याख्या फिर हम बाद में करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जितने भी समाकलन आप करो अनिश्चित में, उन सब के साथ आप सी जोड़ देंगे, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम साइन एक्स का अवकलन करें तो क्या आता है? देखो, कोसेक्स। आप अवकलन के फॉर्मूले देखेंगे तो वहाँ हमने पढ़ा है कि साइन एक्स का अवकलन करने से कोसेक्स आता है। तो विपरीत प्रक्रिया क्या कहती है कि जब हम कोसेक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आएगा, ठीक है ना। तो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ, कोसेक्स का हम समाकलन कर दें, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस सी। तो आप इसको पढ़ना भी सीख लीजिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कोसेक्स डी एक्स, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन 2x dx, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो आप देख लो, बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है। जिसका जैसे साइन एक्स फलन का अपन अवकलन कर रहे हैं तो एक नया फलन कोसेक्स हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब हम कोसेक्स फलन का समाकलन करेंगे तो हमें साइन एक्स फलन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब समाकलन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। अवकलन तो अपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, समाकलन को हम थोड़ा सा यहाँ पर लिमिट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में समाकलन हमें लिमिट में ही काम आता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं आता है। हालांकि जितना मैंने बताऊंगा मैं आपको, उससे काफ़ी ज़्यादा भी समाकलन होता है, वो जनरली मैथ्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जितना हमारे काम आने वाला है वो सब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट, जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये देखो मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये सब अवकलन से ही निकलते हैं। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया से ही इन सब फॉर्मूलों को निकाला जाता है। पर हम डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूलों को याद रखने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार यहाँ पर अवकलन से निकाल के आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधे ये फॉर्मूले याद रखने हैं। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो मैं पहले फॉर्मूले आपके लिए पढ़ देता हूँ क्या क्या फॉर्मूले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो अपने इंटीग्रेशन लिया है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका मतलब है हम x की पावर n फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ये बीजीय प्रकार का फलन होता है, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें n जो होती है एक परिमेय संख्या होती है, n बिलोंग्स टू q रखा है परिमेय संख्या। तो इसका जो समाकलन बनेगा वो बनेगा x की पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, जैसे हमने अवकलन में ध्यान रखा था x की पावर n का अवकलन, ऐसे x की पावर n का समाकलन का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि ज़्यादातर फिजिक्स में ये ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसके बाद देखो आप यहाँ पर एक और प्रतिबंध है हमारे पास इसके साथ कि n नॉट इक्वल्स टू -1। ये जो n आ रहा है यहाँ पर, ये -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पर -1? क्योंकि अगर ये -1 बन गया है यहाँ पर तो -1 + 1 इसके बटा में -1 + 1 मतलब 0 आ जाएगा। तो 0 जब बटा में आ जाता है तो उस पद को अनंत बना देता है, मतलब वह अपरिभाषित हो जाएगा या वास्तविक नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये प्रतिबंध है कि यहाँ n का मान हम -1 नहीं ले सकते हैं। n का मान -1 लेंगे अगर यहाँ पर हम, तो उसके लिए अलग से फिर हमें समाकलन ये वाला याद रखना पड़ता है। क्योंकि देखो आप अगर यहाँ पर n का मान -1 लोगे तो x की पावर -1 को हम 1/x कहते हैं। तो 1/x का अलग से समाकलन होता है log x। ये आप ध्यान रखोगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, बाकी और के लिए लगेगा n बराबर -1 को छोड़ के बाकी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सबके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। और -1 के लिए ये लगेगा फॉर्मूला, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी यहाँ पर समाकलन लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 समाकलन लिखे हुए हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखने हैं। इंटीग्रेशन sin x dx, sin x का समाकलन x के सापेक्ष बराबर -cos x + c। ऐसे ये cos x का समाकलन है x के सापेक्ष बराबर होगा sin x। sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, sec x tan x का sec x, कोसेक स्क्वायर x का -कोट x और कोसेक x कोट x का -कोसेक x। तो सभी अवकलन से निकले हुए हैं। अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उन सबसे इनको निकाला गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद 1/x का मैंने बताया था आपको, 1/x dx बराबर होता है log x + c। इसी प्रकार e की पावर x का समाकलन करें तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही आता है, क्योंकि अवकलन भी ये आता था। सबसे सीधा समाकलन अवकलन इसी का है, ठीक है ना। अवकलन भी e की पावर x का e की पावर x ही आता है और समाकलन भी e की पावर x का e की पावर x ही आता है। इसके बाद है समाकलन a की पावर x dx। तो ये चरघातांकी फलन है दूसरे टाइप का, जहाँ पर a कोई संख्या रहेगी। तो इसका समाकलन हमें याद रखना है a की पावर x बटा log a। अवकलन में ये log a गुणा में आता था इसके साथ, यहाँ पर ये बटा में मतलब भाग में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। इधर वाले फॉर्मूले में भी थोड़ी बात बताऊँगा आपको, पहले मैं इन फॉर्मूलों के एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। भाई स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम x की पावर n के समाकलन से। इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। और n हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, बस n का मान हम -1 नहीं ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो मैं स्टार्टिंग करता हूँ n बराबर 0 से। अगर मैं n बराबर 0 ले लूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx, ठीक है ना। इसको अपन सिंपली चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 जो होता है उसका मान 1 होता है। मैंने बताया था किसी की भी संख्या की घात अगर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है। तो इसका मान यहाँ 1 बन जाएगा। तो इसको अपन चाहें तो 1.dx भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और 1 को इससे गुणा कर दें तो ओनली इसको अपन dx भी पढ़ सकते हैं। अब इसका इस रूल से क्या मान आएगा, तो इस रूल से हम देखें तो आप n का मान 0 रख दो यहाँ पर। तो x की पावर 0 + 1 बटा 0 + 1 और प्लस c तो यहाँ गिफ्ट में रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो बराबर बन जाएगा, देखो ऊपर x की पावर 1 हो गया है 1, नीचे 1 प्लस c, और कुल मिला के इसको अपन x + c कह सकते हैं, क्योंकि x की पावर 1 को x ही लिख सकते हैं, बटा 1 का मतलब x रह जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर एक रिजल्ट हमारे पास आ गया कि इंटीग्रेशन dx जो होता है, इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना, इस रूप में कम लिखा हुआ रहता है, इस रूप में जहाँ लिखा हुआ रहेगा ये, तो इंटीग्रेशन dx का जो मान रहेगा वो x + c के बराबर रहेगा। तो आपको एज ए फॉर्मूला भी इसको ध्यान रखना है। ये बॉक्स बनाने का मतलब यही है कि आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो वेरिएबल कोई भी हो ये सेम फॉर्मूला काम करेगा। जैसे मान लो इंटीग्रेशन dy हो, ठीक है ना, अपन एग्जांपल लिखे यहाँ पर इंटीग्रेशन dy। वेरिएबल से कभी आप घबराना मत, वेरिएबल चेंज हो जाए तब भी आपको रूल चेंज नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन dy का मान आ जाएगा y + c। ऐसे इंटीग्रेशन d थीटा आ गया तो थीटा वेरिएबल होने पर इसका मान आ जाएगा थीटा + c। ऐसे मान लो टाइम वेरिएबल है, इंटीग्रेशन यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dt टाइम वेरिएबल है तो ये आ जाएगा t + c। तो वेरिएबल कोई भी हो आपको इंटीग्रेशन सेम वे में करना है, ठीक है ना।
चलते हैं आगे, थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। n बराबर 0 लेने के बाद अब हम n के कुछ धनात्मक मान लेते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह के कुछ धनात्मक पूर्णांक अपन यहाँ पर लेते हैं। देखते हैं कि समाकलन किस पैटर्न को फॉलो करता है। तो सबसे पहले देखो मैं n बराबर 1 ले लेता हूँ। n बराबर 1 पर इंटीग्रेशन x dx बनेगा, क्योंकि यहाँ 1 रखोगे तो x की पावर 1 मतलब x ही रहेगा, ठीक है ना। अब फॉर्मूला अप्लाई करें हम तो 1 + 1 बटा 1 + 1 एक्स की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1 बराबर आ गया x² बटा 2 प्लस सी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं n बराबर 2, एक तो बन जाएगा x² dx, यहाँ n का मान 2 ले लेते हैं। तो 2 लेंगे तो देखो क्या होगा 2 + 1 बटा 2 + 1, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन तो ऐसा बन जाएगा, और इसका मान हो जाएगा x³ बटा 3 प्लस सी। फिर हम x³ लेते हैं, 3 घात ले लेते हैं। देखो पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ मैं, 1 घात 2 घात 3 घात। तो यहाँ पर भी देखो इधर 3 + 1 बटा 3 + 1 बराबर x³ बटा 4 प्लस सी। तो आप देख रहे होंगे कि जब यहाँ पर घातें 1 2 3 ली जाती है तो यहाँ पर 1 घात बढ़ जाती है, 2 घात 3 घात, 2 के लिए 3 घात, 3 के लिए 4 घात, और बटा में वही संख्या आ रही है। तो समाकलन भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ये पैटर्न हमें याद रहना चाहिए कि हमें 1 घात बढ़ा के लिखना है और बटा में वही संख्या हमें लिख देनी है धनात्मक पूर्णांकों के लिए। जैसे मान लो अपन x की पावर 100 पे पहुंच गए, तो अब आप चाहो तो बिना फॉर्मूले के भी काम कर सकते हो। आपको याद है कि 100 जो है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है 1 घात बढ़ा के लिखनी है 101 बटा 101 प्लस सी। तो इस तरह से आपकी स्पीड भी बन जाएगी। इसी प्रकार जैसे x की पावर मान लो 500 आ जाता है 500 dx, तो क्या हो जाएगा x की पावर 501 बटा 501 प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यही कहता है कि आपकी जितनी भी घात है उसमें 1 जोड़ दो, ठीक है ना, और नीचे भी 1 जोड़ के आप उसका भाग दे दो। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला काम करने लग जाएगा। तो ये मैंने लिए कुछ धनात्मक पूर्णांक, अब आगे लेता हूँ मैं कुछ ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो ऋणात्मक घातें हम यहाँ लेते हैं। ऋणात्मक घातों का मतलब हो गया -1 -2 -3 -4 इस तरह की घातें। तो -1 तो हम ले नहीं सकते, ये पहले प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर -2 से स्टार्ट करते हैं। तो x³ - 2 dx अगर ऐसा हमारा समाकलन है तो देखो इसको हम यहाँ पर इस नियम से लिख सकते हैं x² -2 + 1 बटा -2 + 1 प्लस सी, और कुल मिला के बन जाएगा ये x³ - 1 बटा -1 प्लस सी, जिसको हम चाहें तो -k1/x भी कह सकते हैं। और इधर इसको अगर हम लिखें तो इसको हम अगर मान लो -2 को अपन नीचे लेकर आ जाएं घात के नियम से तो ये 1/x² बन जाएगा। तो ये समाकलन हमें याद भी रखना चाहिए, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये हमें जरूर याद रखना चाहिए, काफ़ी काम आता है समाकलन। 1/x² dx का मान -1/x होता है, ठीक है। इसके बाद आप और भी पावर्स ले सकते हो। x की पावर जैसे आपने ले लिया -5 dx, तो इसी रूल से क्या लिख पाओगे आप इसको x की पावर -5 + 1 बटा -5 + 1 प्लस सी बराबर हो जाएगा ये x की पावर -4 बटा -4 प्लस सी। ऐसा आप लिख सकते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो बस उसी फॉर्मूले को यूज करके हम माइनस पावर्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलता हूँ थोड़ा मैं आगे। और जैसे मान लो कि हमें ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 3 बाई x की पावर 7 dx। अब अभी जो है ये जो मान है ये अभी मानक रूप में नहीं है, तो हमें पहले इसको घातांक के नियम से मानक रूप में लाना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि अगर मान लो आधार समान है, जैसे यहाँ भी आधार x है यहाँ भी आधार x है, तो अनुपात में घातें घट जाती है। तो ये जब 7 ऊपर जाएगा तो ये -7 बन जाएगा, तो x की पावर 3 - 7 dx। तो कुल मिला के रह जाएगा x⁻⁻4 dx। और अब ये मानक रूप में आ गया तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो x⁻⁻4 + 1 बटा -4 + 1 प्लस सी, और कुल मिला के रह जाएगा ये -1/3 और x की पावर -3 प्लस सी। ये -3 मैंने यहाँ -3 बनेगा तो माइनस आगे लिख दिया, बटा में 3 लिख दिया। इस -3 को भी आप नीचे लाना चाहो तो इसको एक बार और लिख सकते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है ना। जब घात प्लस में आती है तो पद बटा में आ जाता है, घातांक का नियम है। तो इस तरीके से हम x की पावर n को धनात्मक घातों के लिए
और ऋणात्मक घातों के लिए सोल्व कर सकते हैं। अब घातें देखो परिमेय रूप में भी आ सकती है, ये सब भी परिमेय ही है, पर लेकिन परिमेय का मतलब हो गया जैसे P/Q रूप में शुद्ध रूप से आ जाए, तो फिर आप ये फॉर्मूला से हमें अप्लाई करना है आपको वहाँ पर भी। एक एग्जाम्पल उसका बताता हूँ मैं आपको। x की पावर जैसे मान लो 2/3 dx हो, इसका मान हमें निकालना है, इंटीग्रेशन x की पावर 2/3 dx, तो हमारा n का मान 2/3 हो गया, तो 2/3 यूज करेंगे हम, x की पावर 2/3 + 1 बटा 2/3 + 1 + c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ पर लसर लेके सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 3 लसर लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 5/3 बटा 5/3 + c, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप जो P/Q रूप की घातें हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं। P/Q रूप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट एक्स, तो रूट एक्स को आप जरूर ध्यान रखें। देखो मैं रूट एक्स का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन रूट एक्स dx ऐसा लिखा हुआ है। अब रूट जहाँ भी आ जाए तो आपको याद हो जाना चाहिए कि रूट का मतलब 1/2 घात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x की घात 1/2 dx, ठीक है ना। रूट हटेगा तो 1/2 घात छोड़ेगा वो, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं आगे हल, तो n का मान 1/2 यूज करें तो 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1 + c, इसको आगे सोल्व करें तो 1/2 में 1 जोड़ते हैं तो 3/2 बन जाता है, तो x की पावर 3/2 बटा 3/2 + c, और इसको और आगे सोल्व करें तो नीचे भिन्न है, अगर बटा में भिन्न आती है तो भिन्न पलट जाती है, ठीक है ना। तो ये भिन्न पलट जाएगी तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 + c, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप x की पावर n के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे हल कर सकते हैं। जो मैंने अवकलन में भी आपको इससे ज़्यादा डिटेल में बताए हैं x की पावर n के अवकलन, तो वो सारे एग्जाम्पल्स भी आप उठा के यहाँ ला सकते हो और उन सबका आप समाकलन करके देख सकते हो। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरीके की। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, धनात्मक पूर्णांक के बता दिए, ऋणात्मक पूर्णांक के बता दिए, P/Q रूप के बता दिए आपको, ठीक है ना। अब वो सारे एग्जाम्पल अवकलन में जितने भी थे x की पावर n के, उन सब के आप समाकलन भी करके देखो, ठीक है ना। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट फॉर्मूलों पे चलता हूँ, ठीक है। भाई स्टूडेंट, नेक्स्ट समाकलन हम लेते हैं। देखो यहाँ पर कुछ रूल लिखे हुए हैं, उन रूल में से मैं नंबर 4 रूल आपको समझाता हूँ पहले, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के f(x) dx बराबर होता है के इंटीग्रेशन f(x) dx। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई फंक्शन कांस्टेंट से गुणा है तो कांस्टेंट का कभी समाकलन नहीं होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और समाकलन केवल f(x) का होगा। तो ये रूल हमने सेम अवकलन में भी पढ़ा था, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसको भी इंक्लूड करूँगा। इसका मतलब होता है कि अगर u और v दो फंक्शन हैं और अगर वह प्लस में है या माइनस में, उनके बीच प्लस या माइनस का साइन है, मतलब दो फंक्शन का हमें योग का या अंतर का समाकलन करना है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि आप u का पहले समाकलन कर दो, फिर जो बीच में चिन्ह है वो ले लो आप और v का समाकलन कर दो। तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तरह है, दोनों का अलग अलग समाकलन हमें करना पड़ेगा। तो दोनों को मिक्स लेकर मैं यहाँ पर ये आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना यहाँ पर। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x -7 sec² x dx, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर कैसे हल करना है तो हमारे पास ये तो फंक्शन हो गया u की तरह और ये पूरी टर्म हम मान लेंगे v की तरह, तो एक तरीके से ये u - v वाला रूल बन गया, ठीक है ना। अब हमें इसमें नियम लगाना है। देखो तो यहाँ पर आप देखो ये v जो है, v में भी नियम लग रहा है, v में आगे जो है कांस्टेंट है ये, और ये काम कर रहा है f(x) की तरह, तो इसमें ये वाला रूल लग सकता है। तो मैं दोनों को इंक्लूड करके बता रहा हूँ आपको। पहले मैं क्या करूँगा कि दोनों, इसका भी समाकलन करना है, इसका भी समाकलन करना है, दोनों समाकलन को हम अलग अलग करके बताएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 1/x ये dx भी आ जाएगा इसके साथ, फिर बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे माइनस, और यहाँ पर देखो ये 7 sec² x के f(x) की फॉर्म है, ठीक है ना। तो 7 को हम बाहर ले सकते हैं समाकलन से, और sec² x dx, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पर इन फॉर्मूलों को देखना है। तो फॉर्मूला देखो 1/x dx का समाकलन, ठीक है ना, ये log x होता है, log x ऐसा लिख देंगे हम 7, और sec² x का समाकलन आप देखो 10x है, तो यहाँ हम इसको 10x लिख देंगे और लास्ट में हम कांस्टेंट c इसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से इस समाकलन को किया जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो
जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 5 ई की पावर एक्स माइनस कोसेक्स प्लस 5 dx ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें इस पूरी टर्म का समाकलन करना है, पूरे पद का समाकलन हमें करना है। तो आप देख लो बीच में प्लस माइनस आ रहे हैं, तो प्लस माइनस जब भी आ जाते हैं तो हम समाकलन को अलग अलग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें हम सबसे पहले इसको इसके साथ तोड़ेंगे, तो इसमें भी देखो 5 कॉन्स्टेंट है, इसमें kf(x) की फॉर्म लग जाएगी इस वाले के लिए। तो 5 को हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये माइनस एच डी जी आ जाएगा, ये समाकलन ये आ जाएगा समाकलन कोस एक्स डी एक्स, और प्लस यहाँ आ जाएगा देखो 5 इंटीग्रेशन 5 dx, ठीक है ना। 5 है तो इंटीग्रेशन यहाँ आने के बाद 5 dx। अब यहाँ पर देखो क्या बनेगा 5 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स, तो कोस एक्स का समाकलन आप देखो साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे साइन एक्स। और यहाँ समाकलन कैसे करेंगे, यहाँ इसके लिए एक और रूल है हमारे पास, 5वां रूल देखो आप। अगर मान लो केवल कांस्टेंट का समाकलन हो एक्स के सापेक्ष, तो हम जानते हैं कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ भी ये कांस्टेंट मतलब 5 ही है ओनली, इसके साथ कोई फंक्शन भी नहीं है, तो 5 को हम बाहर ले लेंगे और अंदर केवल dx बचेगा, ठीक है ना, अंदर केवल dx बचेगा। और इंटीग्रेशन dx को हम x लिखते हैं, मैंने इसके पहले आपको जो बताया था इंटीग्रेशन dx हो ओनली, तो उसको हम x लिखते हैं। तो कुल मिला के इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 5 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बचा, उसको हम x लिख सकते हैं प्लस c। इस तरीके से हमारे तीनों रूल काम आ गए, देखो ये वाला रूल काम आ गया, ये वाला रूल काम आ गया, और ये वाला रूल भी काम आ गया है। तो इस तरीके से आप जब भी योग और अंतर में समाकलन हो, तो कैसे भी एग्जाम्पल हो, सबको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल और मैंने लिया है, देखो इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स माइनस 3 सेक एक्स 10x प्लस 7/x², इस पूरे पद का हमें समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, देखो वापस प्लस माइनस में है, तो हम सब समाकलन को सबके ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ समाकलन 2 की पावर एक्स dx, ठीक है ना, फिर माइनस, अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लेंगे, और समाकलन सेक एक्स 10x dx प्लस यहाँ पर देखो ये 7 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, और 1/x² dx। इस तरीके से इस समाकलन को तोड़ा जा सकता है। dx सबके साथ रहेगा, dx सबके साथ रहेगा। देखो मेरे को ये उम्मीद है कि आपने अवकलन पढ़ लिया है, और आप पिछला जो समाकलन है उसको भी आप जान रहे हैं, ऐसा मानते हुए मैं आपको यहाँ पर समाकलन हल करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 की पावर एक्स को अपन a की पावर एक्स के नियम में लेंगे, तो a की पावर एक्स के नियम में लेंगे तो देखो क्या होगा, a का मान 2 ले लेंगे, तो 2 की पावर एक्स बटा log 2 ऐसा बन जाएगा, 2 की पावर एक्स बटा log 2, माइनस 3 आएगा इसे ही, सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x का समाकलन है सेक एक्स, तो इसको हम सेक एक्स लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस 7, और 1/x² का समाकलन होगा इस रूल से, ये x की पावर -2 बनेगा। तो अभी हाल मैंने इसके पहले आपको जब इसके रूल समझाए थे तब हमारे ये समाकलन आया था, तो इसका मान आता था -1/x, इसको आपको डायरेक्टली याद रखने के लिए भी मैंने कहा था। तो इस तरीके से हम ये समाकलन कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, इसके बाद एक और रूल समझते हैं हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, और ये फिजिक्स में हमारे बहुत काम आता है, ठीक है ना, ये इसी से निकला हुआ रूल है। देखो यहाँ पर क्या मतलब रहेगा इसका, अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें x की जगह पे ax प्लस b है, जैसे मान लो इसमें देखो आप सब जगह x है, अभी इस x की जगह पे कोई x प्लस b का पद आ जाता है, मतलब रेखीय पद आ जाता है, एक घात में x का पद आ जाता है, a और b कोई कांस्टेंट है, x एक घात में होना चाहिए, बस ये शर्त है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका जब समाकलन होएगा तो इसका मान लो f का स्मॉल f का समाकलन कैपिटल F, कोई नया फंक्शन ही आ जाता है, तो f के साथ x प्लस b में ये मान आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो ध्यान रखने की है कि x का गुणांक आपको देखना है, x का गुणांक जैसे यहाँ पर a है, तो आपको क्या करना है, जो भी समाकलन आएगा उसमें आपको a का भाग दे देना है, बस ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस कोस एक्स होता है, अब x के स्थान पे मान लो ax प्लस b है, ठीक है ना, ax प्लस b है x के स्थान पे, तो इसका समाकलन क्या बनेगा, माइनस कोस, और x की जगह पे यही पता जाएगा ax प्लस b, और बाद में हमने क्या किया, x का जो गुणांक है a उसका भाग दे दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इसको देख लो कोस एक्स, तो x के स्थान पे आ गया ax प्लस b, तो कोस एक्स का समाकलन है साइन एक्स, तो यहाँ भी साइन और x के स्थान पे वापस ये आ गया ax प्लस b, और बाद में हमने क्या किया, x के गुणांक का भाग दे दिया a। तो यही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करनी है।
जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया है ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स में एक्स के स्थान पे अगर एक्स प्लस बी आ जाए तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होता है। यहाँ भी ई की पावर एक्स ही समाकलन है। देखो ई की पावर एक्स के जगह पे आ गया एक्स प्लस बी, और हमने क्या किया, एक्स के गुणा में ए का भाग दे दिया। तो सेम प्रोसेस अपन इन फॉर्मूलों में हर जगह अपना सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो इस तरह की एक्स प्लस बी की फॉर्म हो, एक्स मतलब किससे रिप्लेस हो रहा हो, एक्स प्लस बी से रिप्लेस हो रहा हो, तो अपन सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। पर ये रूल केवल एक्स प्लस बी के लिए है, अन्य के लिए नहीं लगेगा, ठीक है ना। समाकलन में रूल काफ़ी डिफरेंट होते हैं, अवकलन की तरह थोड़ा सा वो ईजी नहीं होता है, समाकलन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो जितना रूल आपको बताया जाएगा उतना ही आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन हमें निकालना है साइन 3x dx, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो आप देखो x यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो x आ रहा है वो 3x से रिप्लेस हो रहा है। x आता था यहाँ पर x किससे रिप्लेस हो गया, 3x से। और इसको हम मान सकते हैं किसकी फॉर्म, x प्लस बी की फॉर्म। इसमें b नहीं है, b का मान इसमें अपन मान लो 0 है, ठीक है ना। और a का मान जो है वो 3 के बराबर है। आप ये देखो तो a जो है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन कैसे कर पाएंगे, बराबर आंसर आ जाएगा इसका साइन 3x। तो साइन x की तरह इसका समाकलन होएगा। तो साइन x का समाकलन माइनस कोस x है, तो माइनस कोस, और x की जगह पे जो है वही आएगा 3x। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि x का जो भी गुणांक है, जैसे यहाँ गुणांक 3 है तो हमें 3 का भाग दे देना है प्लस c, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऐसे लिखा हुआ हो e की पावर 5x माइनस 2 dx। अब आप देखो e की पावर x मूल फलन होता है, इसकी जगह पे आ गया 5x माइनस 2, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन e की पावर x की तरह करना है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो e की पावर और x के स्थान पे जो है वही लिख दो 5x माइनस 2, ठीक है। ये समाकलन हो गया हमारा इस नियम से। पर हमें क्या ध्यान रखना है, x के गुणांक का भाग देना है। तो x का गुणांक यहाँ 5 है, तो आप 5 का भाग दे दो बाद में प्लस c। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट समाकलन मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसी रूल्स के तहत किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, अगर अभी देखते हैं तो अभी किसी भी रूल में ये हमें नज़र नहीं आता है, कोई भी फॉर्मूला इसके लिए हमारे पास नहीं है। तो इसको कैसे हल करना है, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसका यूज यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या था, देखो वो फॉर्मूला था हमारे पास कि 1 माइनस कोस 2x की जो वैल्यू होती है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इस रूल से हम यहाँ पर मान को रिप्लेस करेंगे, तो देखो क्या मान बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर केवल साइन स्क्वायर एक्स का मान रखूँ तो ये 2 जो है इधर बटा में आ जाएगा, इसके गुणा में, इसके साथ भाग में चला जाएगा। तो 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू dx, ऐसा ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो दो तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को तो बाहर ले लेंगे, तो बाहर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस 2x इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, समाकलन को अलग अलग कर देंगे। ये 1/2 पूरे पद से गुणा है तो ये होल बड़ा कोष्टक लगेगा, और पहले एक का समाकलन होएगा। तो इंटीग्रेशन 1 dx, 1 dx का मतलब ओनली dx होता है, और माइनस बीच में आ जाएगा इंटीग्रेशन कोस 2x dx, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 1/2 तो आगे रहेगा ही रहेगा। इंटीग्रेशन dx से हमने काफ़ी बार कर लिया है, इसका मान x आता है। अगर ओनली dx हो तो इसका मान x आता है। और यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कोस 2x का समाकलन करना है। तो आप देखो कोस x का समाकलन होता है साइन x, ठीक है ना। अब x किससे रिप्लेस हुआ है, 2x से, मतलब x प्लस बी की फॉर्म है, ठीक है ना। b इसमें 0 है पर x का पद आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो x का गुणांक है उसका भाग दे देना है। तो यहाँ पर हमें x का गुणांक 2 नजर आ रहा है तो हम 2 का भाग दे देंगे। तो समाकलन तो कोस x की तरह ही होगा, पर हमें बाद में क्या करना है, x के गुणांक का भाग दे देना है। तो इसका समाकलन देखो मैं लिखूंगा, कोस x का समाकलन साइन x होता है, तो कोस 2x का हो जाएगा साइन 2x, ठीक है ना। और x का गुणांक 2 है तो 2 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे, और यहाँ आ जाएगा प्लस c। अब इसको आप आगे गुणा कर सकते हो, x/2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो इस तरीके से हम ये समाकलन निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको समाकलन आना चाहिए कोस स्क्वायर एक्स का, तो उसको भी मैं बताता हूँ आपको। कोस स्क्वायर एक्स, देखो कोस स्क्वायर एक्स अपने लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स dx। अब फर्क क्या पड़ेगा, देखो सेम समाकलन आएगा, आप ध्यान देना। कोस स्क्वायर एक्स जब आता है तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। मैं इसी को रिप्लेस करते हुए समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। 2 कोस स्क्वायर एक्स का मान 1 प्लस कोस 2x होता है। तो कोस स्क्वायर एक्स का मान जब हम निकालेंगे तो 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी सब जगह सेम रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा,
यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और आपका समाकलन सेम इसी वे में हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समाकलन है दोनों, आप जरूर ध्यान रखें, साइन स्क्वायर एक्स का और कोस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आकर हमारा ये फॉर्मूला अब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखो इसमें एक नंबर 3 में जीरो का समाकलन लिखा हुआ है, इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको, जीरो का समाकलन कैसे करते हैं, या इसका समाकलन जीरो या कांस्टेंट क्यों आता है, उसको अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि अगर हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, हमने अवकलन में पढ़ा है कि कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो जीरो आता है, और आप ये जानते हो समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इसका मतलब जब मैं जीरो का समाकलन करूंगा तो कांस्टेंट आना चाहिए या फिर जीरो ही आना चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए ये रूल बनाया देखो वहाँ पर कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं जीरो का, जीरो dx, तो या तो ये जीरो आ जाएगा या फिर ये कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन, कांस्टेंट का अवकलन जीरो है तो जीरो का समाकलन कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा, तो इसलिए ये रूल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आकर हमारा अनिश्चित समाकलन अब कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, और इससे ज़्यादा समाकलन हमारे फिजिक्स में शायद ही काम आएगा, और कहीं आएगा तो फिर मैं आपको और बता दूंगा वहाँ पर कि भाई ये चीज़ इस तरह से हमें करनी है। इसके बाद मैं चलता हूँ अब निश्चित समाकलन पर। निश्चित समाकलन क्या होता है इसको अपन समझते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट अब आ गया है हमारे पास निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन को हम डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं, और इस इंटीग्रल का मान जो आता है हमेशा एक संख्या आता है। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे होंगे कि इन इंटीग्रल के मान तो वापस एक फंक्शन मिल रहे हैं, साइन एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स फंक्शन में मिलता है, और साथ में सी जुड़ता है। ऐसे आप देख लो किसी भी इंटीग्रल को आप देख लो, सब फंक्शन के इंटीग्रल भी एक फंक्शन ही मिल रहे हैं हमें। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन अनिश्चित। और निश्चित में क्या होगा कि हम इस मान को ज्ञात कर लेते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं जब हमें लिमिट्स दी जाती है। तो देखो किस तरह से मतलब होता है इसका, निश्चित समाकलन को किन्हीं दो सीमाओं लिमिट्स के मध्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो आप देखो एक फंक्शन, मैंने पहले इसका एक रूल लिखा है यहाँ पर कि जैसे मान लो एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है और हमें इसका समाकलन हमें करना है। ठीक है ना, और इसकी सीमाएं अपन यहाँ लिख देंगे, ये ए और बी जो आपको दिख रहे हैं ये लिमिट्स कहलाती है या सीमाएं कहलाती है। इसको अपन बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, इसको कहते हैं अपन निम्न सीमा, या लोअर लिमिट भी कह सकते हो, और इसको अपन कहते हैं उच्च सीमा, अपर लिमिट। ठीक है ना, अपर लिमिट इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो जब इस एफ एक्स का समाकलन होगा तो कोई नया फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा, जैसे यहाँ कोस एक्स का समाकलन होके नया फंक्शन साइन एक्स बन गया, ऐसे यहाँ कोई नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। तो ये लिमिट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बॉक्स बना के इधर राइट साइड में लिख देंगे, ए तो नीचे लिखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट को हम ऊपर लिखेंगे बी। ठीक है ना, फिर हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना है कि ये जो ए और बी आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्स के मान होते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे इस फंक्शन में बी मान रख देंगे, तो एफ बी निकाल लेंगे हम। फिर बीच में इसमें फॉर्मूले का माइनस आता है, मतलब इसको ओपन करते हैं तो बीच में हमें माइनस लेना रहता है, और फिर हम एक्स का मान ए रखकर उस फंक्शन का मान निकाल लेंगे, और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो थ्योरी की बात हो गई, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। ठीक है ना, तो देखो इंटीग्रेशन जैसे मैंने लिया है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट लिए मैंने 1 से 3। ठीक है, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका समाकलन करना है, जितने भी रूल है आपके समाकलन के उसके हिसाब से आपको समाकलन करना है। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा इस रूल से, एक्स की पावर एन के रूल से, एन का मान 2 मानते हुए हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन आएगा एक्स की घात 3/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो लिमिट है उसको बॉक्स बना के और इसके राइट साइड में लिख देंगे। ठीक है ना, एक तो निम्न सीमा और 3 है हमारे पास उच्च सीमा। अब ये जो मान होते हैं ये एक्स के मान होते हैं, तो पहले हम ऊपरी वाला मान रखते हैं एक्स का, तो पहले इसमें जितने भी कांस्टेंट हो उनको बाहर निकाल लो, तो इसमें 3 जो कांस्टेंट है नीचे, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब के ऊपर लिमिट रहेगी 1 से 3, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट काम नहीं करती है। ठीक है ना, तो इसको पहले बाहर निकाल लेना चाहिए। अब हम मान रखेंगे, देखो ध्यान देना आप, 1/3 तो बाहर है ही सही, बड़ा कोष्टक लगाएंगे क्योंकि 1/3 पूरे मान से गुणा रहेगा। तो सबसे पहले हम एक्स का मान 3 रखेंगे, या जो एक्स है इसका मान हम 3 रखेंगे, तो 3 की घात 3 आ जाएगा। फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस ये वाला, ठीक है ना, इसका मान निकल गया, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। अब ये वाला, इसका मतलब हमें ये लिमिट रखनी है 1, तो 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1/3 तो आगे ही सही, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, 27 में से 1 की घात 3 का मतलब 1, तो 27 में से 1 जाएगा तो 26 बचेगा, तो 26/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे जो समाकलन का मान है वो एक संख्या में प्राप्त हो गया है। कुछ और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको।
कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 0 से π/4 sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो तो सेक स्क्वायर एक्स का पहले हमें समाकलन करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम करेंगे तो 10x आएगा, तो हम यहाँ 10x लिख देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे 0 से π/4। निश्चित समाकलन में c नहीं आता है, ध्यान रखो आप, है ना, c का मान, क्योंकि c इसकी वैल्यू निकल जाती है तो इसमें c नहीं आता है। अब देखो 10x के ऊपर ये लिमिट हमें अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं। तो ये जो है x का मान है, तो x की जगह हम रख देंगे π/4, तो 10 π/4, ठीक है ना। इसके बाद फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा और फिर हम x की वैल्यू रखेंगे 0, तो बनेगा 10 0, तो 10 0। अब 10 π/4 आप जानते हो 10 45 होता है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 0, 10 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 बराबर आ जाएगा इसका आंसर 1। तो कितना आसान है, देखो बहुत आसानी से हम निश्चित समाकलन ज्ञात कर पा रहे हैं। इसके बाद एक बार एग्जाम्पल मैंने लिया है इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x dx। तो 1/x का जो समाकलन होता है, देखो वो होता है 1/x dx का समाकलन log x। तो यहाँ हम log x लिख देंगे समाकलन, और लिमिट हमारी बॉक्स बना के आ जाएगी 2 से 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले 3 यूज करेंगे ऊपर वाली लिमिट, तो log 3 बन जाएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर हम x का मान 2 यूज करेंगे तो log 2 बन जाएगा। तो log 3 माइनस log 2 इसका आंसर हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर एक लॉगरिथम का नियम लगा सकते हैं log m माइनस log n। तो log m माइनस log n log m बटा n होता है, ये मैंने आपको लघुगणक में बताया था। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, log 3/2 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है अब कोसेक एक्स dx इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2। इसको कैसे हल करेंगे हम, बहुत सिंपल है। आप देखो सबसे पहले आप इसका समाकलन कर दो कोसेक्स का। कोसेक्स का समाकलन है sin x, ठीक है। और इस पर लिमिट लगा देंगे हम -π/2 लोअर लिमिट, और अपर लिमिट है इसकी +π/2, ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले x की जगह रखेंगे π/2, तो sin π/2 और फॉर्मूले का माइनस, और फिर आइए -π/2 x का मान बनेगा, तो साइन यहाँ पर आएगा -π/2 x की जगह पे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो π/2 का मतलब 90 होता है, तो साइन 90 बन गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको अपन 1 रख देंगे। अब देखो मैंने बताया था उस समय आपको, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी आपको, कि अगर कोण के अंदर माइनस हो, ठीक है ना, साइन यहाँ कोण के साथ माइनस है, तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा sin π/2। और sin π/2 का मतलब वापस sin 90 की वैल्यू 1, तो कुल मिला के अपने पास मान आ जाएगा 2। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट, आप जितने एग्जाम्पल्स आपको मिल सके अपनी बुक में वो जरूर करना आप। इसके बाद देखो फिजिक्स में कैसे समाकलन होता है, ठीक है ना। ये तो अपन बेसिक थ्योरी के रूप में सीख रहे हैं, पर फिजिक्स कैसे यूज करती है समाकलन का। तो आप देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है Gmm/r²। ये जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है ये, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का, और हमें इस पद का समाकलन करना है r के सापेक्ष, और लिमिट लगी हुई है इनफाइनाइट टू r, ठीक है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखो कि जो Gmm होता है ये तो कांस्टेंट होता है। आप जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको इसकी पूरी नॉलेज रहेगी, अभी मैं केवल थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फिजिक्स कैसे यूज करती है। तो Gmm तो बाहर आ जाएगा और समाकलन के अंदर आ जाएगा 1/r² dr, क्योंकि r इसमें वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है, क्योंकि r के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, और लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट टू r, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो Gmm तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 1/r² का समाकलन, तो 1/r² का समाकलन जो होगा वह 1/x² की तरह होगा, और इस नियम से होता है जब n का मान -2 होता है तो x की पावर -2 को अपन हल करते हैं तो 1/x² बन जाता है, और इसका समाकलन मैंने आपको बताया भी था याद रखने के लिए कि -1/x होता है। तो इसका समाकलन 1/r² का समाकलन 1/x² की तरह -1/x, मतलब यहाँ पर r के रूप में है तो -1/r हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसका समाकलन रख देता हूँ -1/r, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस r को ऊपर, इस घात को ऊपर लेके जाओ, तो r की घात -2, तो इस नियम को यूज़ कर लो, वेरिएबल बस चेंज है, आप यहाँ n का मान -2 रख के यूज़ करो तो आपको ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इनफाइनाइट टू r लिमिट लगा देंगे। अब देखो माइनस कॉन्स्टेंट होता है, माइनस का मतलब -1 से गुणा है, तो माइनस को तो हम बाहर ले सकते हैं, तो -Gmm, ठीक है। तो अंदर बचेगा 1/r लिमिट लग जाएगी इनफाइनाइट टू r। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करेंगे हम, देखो तो माइनस के Gmm तो यहाँ रहेगा, और सबसे पहले r की वैल्यू जो है स्मॉल r की वैल्यू वो कैपिटल R लेंगे,
तो कैपिटल आर जब हम वैल्यू लेंगे इसकी यहाँ पर, तो ये बनेगा 1/R, ठीक है ना। और फिर हम आर की वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे, तो -k1/इनफाइनाइट। तो इस तरीके से ये मान बनेगा। इसको थोड़ा और आगे मैं लिख देता हूँ। तो हमारा समाकलन आ जाएगा -kGmm, और 1/R को तो 1/R रखेंगे, और 1/इनफाइनाइट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब अनंत का भाग देते हैं तो संख्या 0 बन जाती है। ये टर्म 0 जाएगी, मतलब समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिला के ये बचेगा, तो समाकलन का मान आ जाएगा हमारे पास -GMM/R। तो इस तरीके से फिजिक्स क्या करती है, समाकलन का यूज करती है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पर आके समाकलन अब कंप्लीट हो जाता है। अनिश्चित और निश्चित दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन समाकलन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे दूँगा शीट के माध्यम से, जो आपके डाउनलोड में आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप हल करना, ठीक है ना, समाकलन के लिए। और उसके साथ मैं आंसर की शीट भी दे दूँगा, तो आप उससे चेक भी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा समाकलन कंप्लीट हो गया। फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा। उस वीडियो में मैं आपको समाकलन और अवकलन के ज्यामितीय अर्थ समझाऊंगा कि समाकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब समाकलन ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे अवकलन ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। और भी कुछ बातें वहाँ बतानी है मेरे को। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।